चलो देखते हैं। आज हम लोग पिछले लेक्चर में जो हम लोग रिवाइज किए थे, हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग अभी जो रिवाइज करेंगे वो हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक और फिर जीओसी टू पे भी आएंगे हम लोग। तो ध्यान से देखो, और जो भी डाउट अगर आता है तो वही पूछोगे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, तो क्योंकि जो भी डाउट अभी तक रिवाइज किया होगा, जो भी डाउट रहा होगा तो वही पूछ सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन। मेनली तीन ही इफेक्ट रहता है जिससे कि हम लोग डिसाइड कर पाते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। पूरे ऑर्गेनिक में इसी का सबसे ज्यादा यूज रहेगा, हाइपर कंजुगेशन। और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, वो नेमिंग लिखने के लिए मैंने बहुत आराम से पढ़ाया भी था। उसको खुद से रिवाइज करोगे नोमेनक्लेचर को, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है समझने के लिए। हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे देखना है कि हाइपर कंजुगेशन होने का कंडीशन क्या है। तो डिफिनेशन वगैरह मैंने नहीं लिखा रहा यहाँ पे। डिफिनेशन वगैरह तुम लोगों के पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिफिनेशन क्या रहता है। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे मेनली कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। मैं इसको अगर शॉर्ट में बताऊं इस केस में, और इसी में डिफिनेशन भी आ जाएगा यहाँ पे कि कार्बन CH H CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये कंडीशन हो यहाँ पे। दूसरा आ रहा है यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल, सॉरी CH2 पॉजिटिव चार्ज। और एक और भी केस आ रहा है यहाँ पे CH और CH2 फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे देखना था कि हाइपर कंजुगेशन होने का कंडीशन क्या था। तो हाइपर कंजुगेशन कब होता था यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। ये सब डिफिनेशन में आ रहा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन या पाई बॉन्डेड कार्बन आ रहा हो। ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्डेड कार्बन है, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है, कैसा कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज। अब बॉन्डिंग दोबारा रिवाइज भी कर चुके हो, तो अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो पता होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो ये। कोई भी यहाँ पे पाई बॉन्डेड कार्बन, यहाँ भी पाई बॉन्डेड कार्बन आ रहा है, इसके एडजेसेंट में sp3 कार्बन आ रहा है यहाँ पे है। या फिर कोई कार्बोकेटायन हो, उसके एडजेसेंट में भी इसके रेस्पेक्ट में ये sp3 कार्बन हो, और वहां पे क्या अवेलेबल हो, सिग्मा CH बॉन्ड। यहाँ भी सिग्मा CH बॉन्ड ये आ रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी आ रहा है इस केस में, और यहाँ पर भी सेम आ रहा है, ये फ्री रेडिकल CH बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन होने का कंडीशन है कि किसी भी पाई बॉन्डेड कार्बन या फिर कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, या जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ पे हर एक केस में हाइपर कंजुगेशन होता है। और जब हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है इस केस में, तीनों में से कोई भी तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन। बट जब आवाज ठीक से नहीं आ रहा। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आ रहा होगा बाकी देख लो। हाँ सर, ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मुझे मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल सही से आना चाहिए। तो देखते हैं, फिर ज्यादा कुछ होगा। अभी तो आ रहा है ठीक से? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर बताओ इसमें। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि हाइपर कंजुगेशन में कि पाई बॉन्डेड कार्बन हो, उसके एडजेसेंट में sp3 कार्बन हो, और वहां पे कम से कम एक हाइड्रोजन अवेलेबल हो। और एक भी अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हाइपर कंजुगेशन शो कर पाएगा। तो यहाँ पे तो तीन तीन हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये तीनों हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो कर पाएगा। और जब हाइपर कंजुगेशन शो करता है तो इसका हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग।
तो यही जो सिग्मा सी एच बॉन्ड है, इसी का इलेक्ट्रॉन जो है ये सिग्मा सी एच बॉन्ड का, ये इधर शिफ्ट होता है यहाँ पे, और जैसे ये सिग्मा सी एच बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे, 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, जैसे ये सिग्मा सी एच का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, ये 5 बॉन्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। अब जैसे 5 बॉन्ड ओपन होता है यहाँ पे एच एच, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड इधर आ गया, एच अभी भी वहीं पे है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाने के लिए, एच पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में इसका कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाता यहाँ पे, और कोई भी बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम रहता है, उसको क्या बोलते हैं वो यहाँ पे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिंपली याद रखो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन और H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है, डबल बॉन्ड C, और जैसे यहाँ CH है और ये 5 बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे CH2 माइनस, ये इसका हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर आ गया। अब मैंने एक के लिए दिखाया, बट तीनों के लिए इसी तरीके से दिखा सकते थे, ऊपर वाले CH के लिए भी, CH के लिए भी। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर कितना रहता है इस केस में, 3। यहाँ पे जो तीनों हाइड्रोजन आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, और स्ट्रक्चर जितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा उतना ही डिफरेंट हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर बन पाएगा यहाँ पे। टोटल क्या बनेगा, 3। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, डबल बॉन्ड का केस हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड का केस हो, बिल्कुल सेम रहता है यहाँ पर भी। इसमें भी क्या हो, इस तरीके से दिखाता है यहाँ पे है, और ये 5 बॉन्ड ओपन होगा, CH H H प्लस, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड C, अब ये 5 बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे, तो CH और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर भी देखें कार्बन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे देखना कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, कि ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे कोई 5 बॉन्ड नहीं भी है, लेकिन इस सिग्मा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास क्या आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ही, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसका। जैसे ये सिग्मा CH का 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो, अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कार्बन का, H, ये H प्लस, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में भी ये तीनों सिग्मा CH इधर मूव कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना रहेगा यहाँ पे, 3, या इसको सिग्मा CH भी बोलते हैं लोग यहाँ पे, सिग्मा CH जो बॉन्ड है यहाँ पे वो कितना आ रहा है इस केस में, 3। यहाँ पर भी सेम, बट यहाँ पे फ्री रेडिकल है, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, और इस सिग्मा CH बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन H पे ही रह जाता है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं, दैट हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एरो या फीस लूप, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे हम लोग, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तीनों हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन रहेगा इस केस में, यहाँ पर भी अल्फा CH कितना रहेगा यहाँ पे, 3। अल्फा CH भी बोलते हैं क्योंकि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इस कार्बन के बाद और कोई भी होता तो बीटा कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन, इसलिए कई जगह लिखा रहता है अल्फा CH भी, वो भी सेम मीनिंग है, वो क्या रहेगा, 3। यहाँ पे अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन हो पाता है। इसके अलावे डबल बॉन्ड का ही केस रहता है, बट वो बेंजीन के केस में देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर CH3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हो पाता है, बिल्कुल सेम कंडीशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन जो कि sp3 है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन था, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर भी सेम तरीके से दिखा सकते थे, CH H और ये H, और sp3 कार्बन आ रहा है, तो कोई भी एक सिग्मा CH बॉन्ड इधर से यहाँ पे मूव करता है और ये 5 बॉन्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो पाता है, ये तीनों H। अब ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे बेंजीन वाले केस में, इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन क्या था, 3। अब यहाँ पे आ रहा हो CH2 CH3, इसमें पूछा जाए कि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना आ रहा है,
सोच के बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। 2 सही है, बिल्कुल 2 सही है सब लोगों के। यहाँ पे बस डबल बॉन्डेड कार्बन के एडिशन कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट करना था, ये तो एडिशन में नहीं आ रहा है। और साथ में sp3 भी देखना था कि sp3 भी है, एडिशन में भी आ रहा, तो हाइपर हाइड्रोजन करेगा 2। जो भी इस टाइप का नॉर्मल एग्जांपल है तो वहां पे सोच पाएंगे। अब किसमें नहीं होता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे नहीं होगा, तो CH और ये H। अब यहाँ पे क्या हो, CH2 नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन आयन का केस हो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन आयन। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटायन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे देखना था कि कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज लोन पे विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे, ये काउंट करके बताना है। 8 सही है। अब ये काउंटिंग कहाँ से आता है, बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर भी दिखाया जा रहा है, दैट मीन 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है। जब पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस सिग्मा CH का बॉन्ड अपने तरफ ही एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी है। यहाँ पे जो भी हम लोग दिखा रहे थे, एरो इधर से मूव करा रहे थे, यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे। अब इसमें क्या होता है, सिग्मा CH बॉन्ड इधर मूव ही नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा है। और कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट, जो कि कार्बन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता है किसी भी कंडीशन में। दैट मीन्स यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन आयन में कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इस टाइप से एक याद रखना था यहाँ पे, इसमें कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाता है। बाकी अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होता है, और इसमें कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब कुछ एग्जांपल करते हैं। ये तुम लोग देख रहे थे हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होगा। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि एप्लीकेशन क्या होता है इसका, कैसे यूज करते हैं इस हाइपर कंजुगेशन का हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे 1-2 पॉइंट उसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है, देख लो, अनम्यूट कर लोगे सब लोग, कुछ बताना हो तो फिर उस टाइम अनम्यूट करोगे। यहाँ पे देखना एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन 2-3 पॉइंट ही रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हाइपर कंजुगेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HC, हाइपर कंजुगेशन। तो जो हाइपर कंजुगेशन होता है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जहां जहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा था, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल इंक्रीजेज, तो हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स जहाँ पे ये चारों कंडीशन था, अल्कीन, अल्काइन और कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा देखेंगे वो पॉइंट भी लिखते हैं हम लोग अभी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है इसमें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक और मैंने रिलेशन लिखाया था वहां पे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन भी था बुकलेट में, सॉल्व किए हो गए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मतलब प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। कंडीशन क्या था इसके लिए? प्रोवाइडेड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, otherwise it is proportional to, otherwise it is proportional to number of pi bonds, proportional to number of pi bonds। ये 3 पॉइंट था यहाँ पे, नंबर ऑफ pi bonds। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हम लोगों को क्लियर है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन एटम, वो एग्जांपल देखेंगे। थर्ड पॉइंट जो रहता है यहाँ पे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो मैंने वहां पे एक पॉइंट बताया भी था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस कंडीशन में चेक करते हैं? अल्किन और अल्काइन में। देखिए अल्किन में कहीं पे आ रहा है इस टाइप से RCR डबल बॉन्ड, कहीं पे आ रहा हो, इधर कोई अल्काइल ग्रुप हो, और इस अल्किन का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं H2Ni, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 को अगर ऐड करते हैं हम लोग कहीं पे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ H2। ये सब तुम लोग डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, रिएक्शन वाला पार्ट। यहाँ पे बस याद रखना है कि H2 का एडिशन किसी अल्किन और अल्काइन में होता है तो उसको क्या बोलता है? हाइड्रोजनेशन। और ये निकेल जो रहता है, मेटल रहता है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। और जब ये H2 ऐड होता है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड हटता है, कैसे हटता है, क्या रहेगा, तो सब 12th का पार्ट है। बट इतना भी देखना है कि H और H आकर के ऐड हो जाता है पाई बॉन्ड के अलावा। अब इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, जो हीट रिलीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर नेगेटिव में दिखाया जाए तो ये क्या था? हीट रिलीज होता है। और इसी हीट को जो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में ये रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये क्या रहा था? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बाकी इसका बस रिलेशन याद रखना है, और भी आगे आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैसे लोग डिसाइड करते हैं। बट एक पॉइंट ये याद रखना था अभी कि प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी निकाल के रिवर्स कर देंगे ऑर्डर तो हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर आ जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। अभी तक तुम लोग थ्योरी देख रहे थे, अब एग्जांपल वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, फर्स्ट एग्जांपल तो इसमें आप सोच के बताओगे ये ऑर्डर क्या क्या रहेगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन लो, अगर यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, नेक्स्ट आ रहा हो CH3 डबल बॉन्ड CH2। एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें 1 2 3, इसमें ऑर्डर सोच के बताओ क्या रहेगा स्टेबिलिटी का। बहुत ही आसान सा है, स्टेबिलिटी 1 ऑर्डर 2 3। सही है बिल्कुल सब लोगों के। देखना है सब लोगों को सही हो 1 2 3 4। तो फर्स्ट में अगर देखोगे, अब जिनको काउंट करने के लिए अभी भी नहीं आ रहा है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कैसे काउंट करते हैं यहाँ पे। सही है, आंसर सब लोगों का सही आ रहा है इसमें 1 2 3 4। यहाँ पे क्या रहेगा? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, चाहे इस साइड का कार्बन हो चाहे इस साइड का कार्बन हो, तो इसके एडिसेंट में ये sp3 कार्बन, ये भी sp3 सब sp3 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इसके पास हाइपर हाइड्रोजन क्या रहेगा? 12। यहाँ पर अगर देखें इसके रिस्पेक्ट में एडिसेंट कार्बन पे देखना था यहाँ पे। सही ऑर्डर सबका सही आ रहा है इसमें। ये क्या रहेगा? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल हाइपर हाइड्रोजन क्या रहेगा? 9। यहाँ पे 3 इधर और 3 इधर, एडिसेंट कार्बन पे देखना है। यहाँ पे क्या रहेगा? 6। और यहाँ पे इसके एडिसेंट में डबल बॉन्डेड कार्बन में ये आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा? 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। और अभी हम लोगों ने पॉइंट लिखा था स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ स्टेप से ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे।
अब ये रिंग वाला भी पार्ट हो, हाँ इसी में अगर हीट ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाता है यहाँ पे, इसको मैं शॉर्ट में मैं डेल एच लिख 4 लेता 3 2 हूँ, 1 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 4, 3, 2, 1. सही है, तो वो क्या आ जाएगा इसमें, सही है सब लोगों के, 4 3 2 1। और ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्यों होता है, इसको समझने के लिए मुझे रिएक्शन के डिटेल में जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं आगे, बस ये रिलेशन अभी याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे रिंग वाला पार्ट भी एक एग्जांपल, अगर इसमें भी देखें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें सोच के बताओ ऑर्डर क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लेना है, हीट ऑफ हाइड में तो अपने आप आ जाएगा फिर, तो डेल एच ये स्टेबिलिटी ऑर्डर एस ओ, यहाँ पे 1 क्या 2 रहेगा, 3 सही है, इसमें बस काउंटिंग अभी भी देखोगे ध्यान से, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका अभी भी हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन निकालने में दिक्कत है, और बहुत ही आसान सा पार्ट रहता है ये। इसमें देखना है यहाँ पे कि रिंग आ गया, तो उसमें रिंग वाले केस में भी हम लोग देख पाएंगे वहां पे, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके एडजेसेंट में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके एडजेसेंट में ये भी कार्बन और ये भी कार्बन आ रहा है यहाँ पे, तो टोटल हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन क्या रहेगा यहाँ पे 2 2 3 और 3, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इस केस में कितना रहेगा, तो यहाँ पे 2 2 और ये 3, 2 + 2 और 3 7, यहाँ पे क्या रहेगा 2 और 2 4 ही हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन है यहाँ पे, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन उतना उसका स्टेबिलिटी 1 2 3 ये रिलेशन आ जाता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन और भी है जो कि क्लास नोट्स में कराया गया, इसमें यहाँ पे बताना है सोच के, CH3 CH3 इस टाइप का कुछ एग्जांपल लो, इसको मैं पहले इस टाइप से ले लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड C H CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H और ये H, और एक और एग्जांपल हो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इस तीनों में क्या रहेगा, ये 3 फर्स्ट 2 1 3 2 1 3 देखते हैं 1 यहाँ 2 पे, एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारे मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, वहां भी मैंने डिस्कशन के टाइम में बताया था। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन से सिर्फ अगर चेक करोगे यहाँ पे तो फिर नहीं आ पाएगा, इसमें यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, इसमें भी कितना है 6 है, इसमें भी कितना आ रहा है यहाँ पे। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, इसके पास भी 3 + 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 + 3 6 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेबल में, और यहाँ पर भी 3 + 3 6 हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में फिर क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें कैसे डिसाइड करें हम लोग यहाँ पे, ऐसे केस में पहले देखना है कि 1 2 में मैं कंपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग कंसेप्ट जो होता है कि 1 2 में डिसाइड करने के लिए यहाँ पे CH3 जो सिमिलर ग्रुप है यहाँ पे, CH3 ये क्या रहा था यहाँ पे अपोजिट है, या H और H के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो भी सिमिलर ग्रुप है, जो सेम ग्रुप है, वो अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, CH3 या H और H के रेस्पेक्ट में देख सकते हो यहाँ पे, ये कैसे आ रहा है अपोजिट है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म, जो भी अपोजिट है इसको क्या बोलते हैं ट्रांस। और इसमें H और H या CH3 के रेस्पेक्ट में देखो सेम साइड है ये, और दोनों सेम साइड, इसको क्या बोलते हैं सीस फॉर्म। अब ये सीस और ट्रांस ये हम लोग 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था कि आइसोमर्स का 2 पार्ट था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स 12th का पार्ट होता है, तो वहां पे ये सीस और ट्रांस आता है स्टीरियो आइसोमर्स में। बट अभी तो इतना याद रखना है कि सेम साइड दोनों सिमिलर ग्रुप तो सीस, और अपोजिट साइड इसको क्या बोलते हैं ट्रांस। और 1 2 में स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पे देखना है कि जो लार्जर ग्रुप आ रहा था CH3 कि एक दूसरे के 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा है, यहाँ पे अपोजिट आ रहा है एक दूसरे के, और एक दूसरे का अपोजिट है, कि यहाँ पे CH3 के बीच में जो रिपल्सन होगा वो कम होगा, जबकि यहाँ पे CH3 सेम साइड है,
यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा रहेगा, मोर रिपल्सन। और फर्स्ट में लेस रिपल्सन होने के चलते फर्स्ट क्या यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड से। रीजन भी याद रखना है कि रीजन का ये ट्रांस है, लार्जर ग्रुप अपोजिट है तो यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा लार्जर ग्रुप के बीच में, और यहाँ पे सेम साइड है यहाँ पे मोर रिपल्सन होगा लार्जर ग्रुप के बीच में। और जहाँ पे ज्यादा रिपल्सन है तो वो स्टेबिलिटी कम होता है वहां पर, और यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा। तो 1 2 में तो पता चल गया विथ रीजन। अब 3 को कंपेयर करना था यहाँ पे, तो 3 को अगर 1 से ही कंपेयर कर लिया जाए यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे इसका डिटेल में थोड़ा सा रहता है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ इसको ड्रॉ करके। इस केस में इसका क्या रहता है यहाँ पे, इस केस की बात करूं मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है सर, फिर उसमें कैसे डिसाइड करें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके बता दूं। CH डबल बॉन्ड C, और एक ये CH3 तो था ही यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, ये जैसे सिग्मा से इधर मूव करता है तो ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाता है CH H H प्लस डबल बॉन्ड C H CH, और ये CH3, और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज क्योंकि पाई बॉन्ड ओपन होकर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखना तक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है, और मैं अगर इसके लिए भी ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, इसके लिए जब ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, इसमें क्या रहेगा, अगर इस कार्बन को मैं अगर यहाँ पर ही ओपन करके लिख लूँ, अगर यहाँ पर जो CH3 था इसको मैं अगर इस टाइप से लिख लूँ CH H और H, ये सिग्मा CH बॉन्ड क्या होगा, ये जैसे इधर आता है यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में CH प्लस H H, और एक ये CH3 तो है इसी का, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3 है, और ये पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा CH2 माइनस। अब सोचना था यहाँ पे कि यहाँ पे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे है, और यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे, ये सोचना था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा स्टेबल है इस लास्ट वाले में यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो CH3 है इस नेगेटिव चार्ज से एक CH3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, ये प्लस आई। और नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स कार्बन आयन ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा है यहाँ पे, और अगर ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है इसका, ये और भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, जबकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है जो कि इस कार्बन आयन को डिस्टलाइज करेगा, प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे। तो कार्बन आयन अगर कोई डोनर ग्रुप उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो लाइक प्लस आई प्लस एम, तो स्टेबलाइज कर डिस्टलाइज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, और यहाँ पे जबकि यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ग्रुप नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मोर स्टेबल कार्बन आयन। और ये मोर स्टेबल कार्बन आयन बनने के चलते इसका स्टेबिलिटी ओवरऑल ज्यादा रहता है यहाँ पे, और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो ऑर्डर क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे 3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 1 और 2, तो 1 और 3 में कंपेयर करने के लिए हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, जो कि मैंने क्लास में बताया था, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे ये याद भी रख लोगे इसको कि 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि कार्बन आयन यहाँ पे जो बनता है वो मोर स्टेबल बन पाता है। चलो आगे देखते हैं फिर यहाँ पे हम लोग, ये तो हम लोग अल्किन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, कुछ कार्बोकेटाइन का भी कुछ क्वेश्चन देखे यहाँ पे हम लोग। कार्बोकेटाइन इसको क्लियरली यहाँ पे याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें CH3C, CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, बहुत ही आसान सा है, सोच के देखो। इसमें नंबर ऑफ अल्फा CH हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन निकालना है पहले यहाँ पे,
सही है सब लोगों के 1 2 3। यहाँ पे हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन की बात करें हम लोग यहाँ पे, इसमें 3+3 और 2 यहाँ पे, तो 3+3+2 8 अल्फा CH, इसमें 3+3 6 अल्फा CH और इसमें 3 ही अल्फा CH आ रहा है यहाँ पे। ऑर्डर क्या आ जाता है इसमें 1 2 3। तो जो भी क्वेश्चन इस टाइप का रिंग में भी हो तो वहां पे भी सोच पाएंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर बताता हूँ, यहाँ पे स्टूडियो से रिलेटेड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, तो इस तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। यहाँ पे एक मैंने मिक्स एग्जांपल लिया हुआ है कि रेजोनेंस का भी कंसेप्ट यूज करना है और प्लस हाइपर कंजुगेशन का भी, क्योंकि अब हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है यहाँ पे। सोचना है यहाँ पे 1 3 2 कुछ लोगों क्या आ रहा है, नहीं देखते हैं करेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे। नहीं चलो 1 3 2 ज्यादा ला रहे हो इसमें, देखते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ इसमें क्या रहेगा इस केस में। 1 2 3 आयुष के सही आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे रीजन क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेबल मैंने पहले बताया था कि एक ये मिक्स क्वेश्चन है, ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से सॉल्व नहीं करना है इसको। यहाँ पे इसमें रेजोनेंस भी लगेगा और हाइपर कंजुगेशन भी। तो 1 और 2 में, तो यहाँ पे 1 और 2 में जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, दैट मीन्स रेजोनेंस में आ रहा है। यहाँ पर भी जो पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ रहा है, रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, जबकि फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन आ रहा है वहां पे। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड का स्टेबिलिटी थर्ड से ज्यादा है। पहले ये सोचना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड का स्टेबिलिटी थर्ड से ज्यादा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब यहाँ पे चेक करेंगे 1 और 2 में कैसे डिसाइड करेंगे, तो 1 में भी रेजोनेंस हो रहा है, 2 में भी रेजोनेंस हो रहा है। अब हाइपर कंजुगेशन का हेल्प लेंगे, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके रेस्पेक्ट में देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। 4। नहीं देखना यहाँ पे 4 ये क्या रहेगा, तो इस ये तो sp2 कार्बन आ गया, इस कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्या 3। यहाँ पे 3 अल्फा CH यहाँ पे है और ये भी तो एडिसेंट में है यहाँ पे, इसको भी तो देखना था। जितना जो भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसके एडजेसेंट में जो कार्बन हो, ये भी एडजेसेंट में आ रहा है, ये भी एडजेसेंट में था और ये भी एडजेसेंट में, बट ये तो क्या आ गया sp2 कार्बन का हाइड्रोजन, उसको नहीं देखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में 3 यहाँ पे आ रहा है और 2 यहाँ पे आ रहा था, टोटल क्या आ जाएगा इसमें 5 अल्फा CH। इसमें कितना अल्फा CH रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ 2 अल्फा CH, यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ 5 अल्फा CH आ रहा है, और यहाँ पे अल्फा CH कितना रहेगा इस केस में 2 + 2 4। अल्फा CH तो ज्यादा है यहाँ पे, बट कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, और कहीं भी अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रह पाएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा इस केस में 1 2 3। 1 2 का स्टेबिलिटी मैंने पहले बताया था क्यों ज्यादा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और थर्ड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये लेस स्टेबल। यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन मैंने बताया भी होगा पहले यहाँ पे कि जनरली इस ऑर्डर को देखते हैं कहीं पे ए ई री, ये क्या रहा था एरोमेटिक, अगर कहीं बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है वो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। ये नॉर्मल रेजोनेंस दैट मीन्स नॉन इक्विवेलेंट टाइप का, फिर हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ये मेरा ऑर्डर आता है यहाँ पे स्टेबिलिटी निकालने का, एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर इक्विवेलेंट, फिर नॉर्मल रेजोनेंस और फिर हाइपर कंजुगेशन। तो रेजोनेंस को पहले प्रेफरेंस देना है यहाँ पे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है यहाँ पे उसमें हम लोग सोच सकते हैं स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं इस केस में। तो एक और लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहता है कि बॉन्ड लेंथ भी अफेक्ट होता है यहाँ पे।
कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2O, और एक क्वेश्चन हो यहाँ पे CH3 CH2 CH3। अब इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो हो वो L1, और ये जो बॉन्ड है यहाँ भी कार्बन कार्बन, ये क्या हो L2। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पे BL बॉन्ड लेंथ L1 और L2 में किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? L1 का ज्यादा। नहीं, सोचना यहाँ पे L1 का ज्यादा या फिर L2 का। L2 L2। सही है, यहाँ पे क्या होगा, L2 का ज्यादा होगा। मैं रीजन भी बताता हूँ, L2 ग्रेटर देन L1। सोचना कैसे, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है सेकंड वाले में, कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट में क्या होगा L1 में, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड है। इस कार्बन का जो CH3 है, मैं अगर इसको इस टाइप से लिख लूँ यहाँ पे, अगर CH यहाँ का जो तीन तीन हाइड्रोजन है वो क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, दैट मीन जैसे हाइपर कंजुगेशन शो होता है तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया यहाँ पे, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे अभी भी कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, L2 का ज्यादा होगा। कहीं भी सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड से, अगर सेम एटम के बीच में अगर आ रहा है वहां पे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, दैट मीन इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी अफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन से। नेक्स्ट है इसमें एक और मैंने बताया था यहाँ पे, इसी में अलग से ही बता देता हूँ यहाँ पे, इस टाइप का कोई एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, इसमें अगर पूछा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना आ रहा है, मैं कौन करके बताओ, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोचना था थोड़ा सा। थ्री सही है, सबके सही आ रहे हैं, आयुष के, स्नेहा के। इसमें क्या रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना कि ये जो कार्बन है ये ब्रिज हेड कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये तीन हाइपर कंजुगेबल आ रहा है और ये sp3 आ रहा है। यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है बट वो डायरेक्टली इसी कार्बन से अटैच है, उसको तो देखते नहीं हम लोग। ये एडजेंट में ये कार्बन, ये एडजेंट में कार्बन, और ये कार्बन एडजेंट। यहाँ पे जो ये ब्रिज हेड कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता। इसका रीजन मैंने बताया था, यहाँ पे जो H है अगर हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो ये बॉन्ड इधर आना पड़ेगा, और जैसे ये इधर आएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, और कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं बनता है। यहाँ पे कभी भी कोई डबल बॉन्ड पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि ये sp3 कार्बन, तो ये क्या रहता है, टेट्राहेड्रल, अलग अलग प्लेन में, और ये 3D फिगर है। इसका मतलब क्या ये जो बीच में दिखाया जा रहा है ये 3D फिगर है, इसका मैंने बताया भी था पहले भी। इसको अगर 3D में दिखाओगे इस टाइप से इसको दिखाते हैं लोग यहाँ पे, और एक कार्बन इस टाइप से ऊपर की तरफ रहता है यहाँ पे, और 3D फिगर आ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो वो फिर sp2 कार्बन आ जाएगा, दैट मीन्स वो प्लेनर बना देगा, और ये कभी प्लेनर होता ही नहीं है जब 3D फिगर है ये, दैट मीन्स यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। और पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा सीएच अगर काउंट करें तो सिर्फ ये तीन हाइड्रोजन का, यहाँ पे अल्फा सीएच कितना रहेगा, तीन। ये पॉइंट तो याद रखना कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी कोई डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हम लोग देख रहे थे अभी हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट, कि हाइपर कंजुगेशन कैसे चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट है एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी। एक मिनट, एरोमेटिसिटी से पहले हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक है SIR इफेक्ट, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। सिंपल सा टॉपिक था SIR इफेक्ट, क्योंकि ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ में काम आता है यहाँ पे इसका एप्लीकेशन। अब SIR इफेक्ट की बात करें यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म क्या था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना, रेजोनेंस होने से रोकना ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। इसी में फुल फॉर्म में इसका मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट मीन्स रेजोनेंस होने से रोकना ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। अब इसका मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था डिटेल में। और ये जो एसआईआर इफेक्ट लगता है यहाँ पे, ये मेनली कहाँ पे लगता है? आर्थो पोजिशन पे। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर ग्रुप आर्थो पोजिशन पे आ रहा है, आर्थो पोजिशन, तभी वो एसआईआर इफेक्ट काम करेगा यहाँ पे। एक एग्जाम्पल में फिर से अगर लोगों ने यहीं पे सेम एग्जाम्पल जो क्लास में कराया हुआ था, NH H। दूसरा एग्जाम्पल हो यहाँ पे NCH3 H। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है इस टाइप से NCH3 H CH3 H। और लास्ट में यहाँ पे आ रहा हो NCH3 CH3 CH3 CH3। क्वेश्चन क्या यहाँ पे है? तो क्वेश्चन जो एक है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, जो कि हम लोग कल भी क्वेश्चन किए हुए थे। सही है। इसमें 1 2 3 4। अब सोचने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पे? तो सोचना था यहाँ पे, जो भी ऑर्डर रहेगा वो तो आ जाएगा यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन था, एक और मैंने बताया था कि CN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। यहाँ पे जो CN बॉन्ड लेंथ रहता है यहाँ पे, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें। यहाँ पे क्या होता है कि H और H है, H और H को लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलर एटम या ग्रुप। यहाँ पे H और H है, ये तो अंडरस्टूड रहता है। यहाँ पे कोई रिपल्सन हम लोग नहीं बोलते यहाँ पे। यहाँ पे कोई रिपल्सन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही स्मॉलर एटम है H और H। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे लार्जर ग्रुप ऐड होता जाएगा, CH3H आ गया, और यहाँ पे H और H के बीच में रिपल्सन है। यहाँ पे रिपल्सन कुछ ज्यादा होगा दोनों ग्रुप के बीच में एज कम्पेयर टू फर्स्ट। यहाँ पे और भी CH3 आ रहा है, इसके बीच भी रिपल्सन होगा, और भी ज्यादा होगा। यहाँ पे दोनों साइड से रिपल्सन होगा, इधर से भी और इधर से भी रिपल्सन होगा। इस साइन का मतलब क्या था? रिपल्सन। और जितना ज्यादा रिपल्सन होता है इस ग्रुप के बीच में, दोनों ग्रुप के बीच में, इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आर्थो, ये मेटा रहता है और ये पैरा। तो जब आर्थो पे ग्रुप प्रेजेंट हो तभी एसआईआर इफेक्ट की बात करते हैं लोग वहां पे। अब होता है इसमें क्या है, यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होने के चलते ये जो ग्रुप है यहाँ पे, ये पूरा ग्रुप, ये क्या हो जाता है? आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन। जिस प्लेन में ये ग्रुप है यहाँ पे, उस प्लेन में ये नहीं रह पाता। ये क्या हो जाता है? पूरा ग्रुप आउट ऑफ प्लेन। और जब ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता, अलग प्लेन में चला जाता है रिपल्सन के कारण, तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर है और यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है वो प्रॉपर इस पाई बॉन्ड के साथ, इसको मैं अगर पाई बॉन्ड में दिखा दूं, यहाँ पे ये हाइब्रिड के फॉर्म में था, यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड दिखा दोगे इस केस में, कि यहाँ पे ये प्रॉपर रेजोनेंस कर पाता है, क्योंकि एक ही प्लेन में पूरा आ रहा है, यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होता यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये अलग प्लेन में चला जाता है और अलग प्लेन में चला गया, अब ये प्रॉपर रेजोनेंस नहीं कर पाता इस पाई बॉन्ड के साथ। यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, ये हाइब्रिड के फॉर्म में दिखाया गया, तो इसको मैं पाई बॉन्ड के फॉर्म में दिखा देता हूँ यहाँ पे। और जब यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, एक प्लेन नहीं है इसका लोन पेयर है अब यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाता जैसा रेजोनेंस फर्स्ट में होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस को रोक रहा है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, जिसके चलते रेजोनेंस नहीं हो पाता यहाँ पे। और यहाँ पे अगर प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो इसको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। दैट मीन्स इस बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा फर्स्ट का, क्योंकि इसमें प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है, प्रॉपर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, तो 1 का सबसे ज्यादा। फिर 2 में भी कुछ अमाउंट में रेजोनेंस होगा, फिर 3 में भी कुछ और ज्यादा और कम रेजोनेंस होगा, और 4th में तो बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो पाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं मिल पाएगा इसको।
इस ऑर्डर का आ जाएगा लास्ट में। अब इस कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ की भी बात करते हैं यहाँ पे, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ का यहाँ पे। तो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सोच के बताओ यहाँ पे। जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। सही है सब लोगों का आंसर 4 3 2 1। ये क्या रहेगा इसमें 4 3 2 1। एक अच्छा एग्जाम्पल लाता है SIR को समझने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। सही है, ये क्या रहेगा 4 3 2 1। तो यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा फर्स्ट में, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट मीन्स का बॉन्ड लेंथ ज्यादा अभी भी है। बाकी एक दो एग्जाम्पल और मैंने कराया था रेगुलर क्लास में, वहां पर एक बार देखोगे इसको, बट यही कंसेप्ट रहता है यहाँ पे। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि आर्थो पोजिशन पे जितना ज्यादा लार्जर ग्रुप आता है, SIR इफेक्ट directly proportional to size of the group, size of the group। जितना ज्यादा लार्जर ग्रुप होगा आर्थो पोजिशन पे, SIR इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा यहाँ पे। एक एक एग्जांपल इसके लिए भी पॉइंट किसके समझ लें लोग यहाँ पे। ये क्या रहेगा, इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे, कोई भी ग्रुप आ रहा हो, मान लो कि COH आ रहा हो, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेक किए भी थे, COH CH2 CH3, और यहाँ पे आ रहा हो COH, और यहाँ पे क्या हो CH CH3 CH3। यहाँ पर भी देखना है कि COH के रिस्पेक्ट में आर्थो पे आ रहा है, यहाँ पर भी SIR काम करेगा, और यहाँ पर SIR काम कर रहा है। यहाँ पर देखना है कि सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट किस केस में लगेगा। यहाँ पे थर्ड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, लार्जर ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या रहा था मिथाइल, तो सबसे ज्यादा लार्जर ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स SIR इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें लगेगा। सही है सब लोगों का इसमें 3 2 1। और SIR इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है यहाँ पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, जो हम लोग आगे रिवाइज भी करेंगे, क्लास में किए हुए भी ऐसा क्वेश्चन कि SIR इफेक्ट सबसे ज्यादा 3 में लगेगा, फिर 2 में, फिर 1 में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सोच सकते हो वहां पे। तो जितना ज्यादा लार्जर ग्रुप होगा उतना ज्यादा SIR इफेक्ट लगता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग अभी देखेंगे एरोमेटिसिटी, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग, वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल कराया था एरोमेटिक का रेगुलर क्लास में, बट कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कंडीशन क्या क्या है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे एरोमेटिसिटी, दैट मीन्स एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। मैं कंडीशन लिख देता हूँ शॉर्ट में यहाँ पे, एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या है, वो रिंग हो या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। तो साइक्लिक में ही हम लोग एरोमेटिक चेक कर पाएंगे। पहला कंडीशन है वो क्या हो, साइक्लिक हो, दूसरा है वो प्लेनर हो। और प्लेनर कैसे चेक करेंगे, वो कंपाउंड प्लेनर है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन मैंने बताया था, ऑल एटम्स ऑफ रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वो क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्योंकि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो क्या रहता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो अपने आप प्लेनर हो जाता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हर एक कार्बन एटम या जो भी एटम है उसका अगर आ रहा है वहां पर। तीसरा कंडीशन है डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन होल रिंग। ये सेकेंड कंडीशन अगर आता है तो वो थर्ड अपने आप आ जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन होल रिंग। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या रहता है, 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो, 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है यहाँ पे। और इस रूल्स को कौन सा रूल्स बोलते थे हम लोग यहाँ पे, ये क्या था, हकल्स रूल। ये क्या था, हकल्स रूल। तुम लोग कंडीशन लिख देते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ फिर क्या रहेगा। अब इसी में क्या हो यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक होने का कंडीशन, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो उसको कैसे चेक करेंगे वहां पे। ये भी एरोमेटिक के जैसा ही है, ये भी क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स में चेक करते हैं हम लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। दूसरा क्या, ये भी प्लेनर हो, डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में हो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन। सिर्फ लास्ट कंडीशन क्या होता है, डिफर करता है। लास्ट कंडीशन क्या रहे यहाँ पे, 4n इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर भी आ रहा है। और नॉन एरोमेटिक होने का कंडीशन क्या है, इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक में क्या रहेगा इस केस में, कि कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक भी हो सकता है और असाइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक और असाइक्लिक। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या यहाँ पे है, नॉन प्लेनर हो ये। और जैसे कंपाउंड नॉन प्लेनर आ गया, फिर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर है वो नॉन एरोमेटिक। और नॉन प्लेनर कैसे चेक करेंगे हम लोग, कि रिंग का कोई भी एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज आ गया, रिंग का कोई भी एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। इसका जस्ट उल्टा, प्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन था, ऑल एटम्स ऑफ रिंग इज sp2, तो प्लेनर। नॉन प्लेनर क्या रहेगा, एक भी एटम अगर sp3 हो गया, लिख भी सकते हो यहाँ पे शॉर्ट में, क्या होगा इसमें, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज, एटलीस्ट वन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर हो गया दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक। ये कंडीशन सामने लिखा हुआ, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ अभी यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे, 2-3 में लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, बेंजीन तो सबको पता है कोई एरोमेटिक होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, ये मैं 2 एग्जांपल को पहले बता रहा हूँ, सोच के बताओ। इसमें 1 और ये 2, तो फर्स्ट एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट एंटी एरोमेटिक, सेकेंड एरोमेटिक, सही है। अब चेक करना यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो हम रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ जो लेक्चर नोट्स में कराएगा उसको देख करके बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल करा दिया था क्लास में। अब यहाँ पे एग्जाम में जब आता है तो उसको कैसे सोचना है, यहाँ पे सोचने का तरीका ये है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या यहाँ पे रहेगा, sp2। ये पूरे रिंग में इसका भी, बाकी का तो sp2 है ही, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और प्लेनर आ गया तो इसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, 4n+2। मान लेते हैं कि 4n+2 वाला कंडीशन अगर सोचते हैं यहाँ पे, तो इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 ही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे 4। यहाँ पे n का वैल्यू निकल के क्या आएगा इसमें, हाफ, जो कि फ्रैक्शन में आ जाता है, यहाँ पे इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स ये एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एरोमेटिक तो नहीं है ये। तो फिर क्या है, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है डीलोकलाइज, ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंटी एरोमेटिक वाला। n का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक। सेकेंड वाले की बात करें यहाँ पे, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोच के बताओ। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, बेसिकली लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है। जहां भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है
अंडरस्टूड है, वहां पे एक लोन पेयर भी है, लेकिन ये जो लोन पेयर है सही है sp2 रहेगा वो, ये लोन पेयर क्या आता है, पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज है यहाँ पे, और जब ये डीलोकलाइज है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे sp2 डीलोकलाइज, ये भी sp2, बाकी तो sp2 है ही। अब यहाँ पे डीलोकलाइज प्लेनर आ गया, सब एटम प्लेनर है, ये sp2 दैट मींस प्लेनर है, तो 4n+2। अब यहाँ पे डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे, तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी डीलोकलाइज है यहाँ पे, सही है, तो वो क्या रहेगा 6। फिर डीलोकलाइज कितना आ रहा है यहाँ पे 6, तो n का वैल्यू क्या निकल के आएगा इसमें यहाँ पे 1। दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि एरोमेटिक वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है यहाँ पे। इस टाइप से इसको सोचना था यहाँ पे। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे n आ रहा है इस केस में, इस कंपाउंड का नेम क्या था, pyridine. सही है, इसका नेम क्या था, pyridine। अब यहाँ पे चेक करना था, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है यहाँ पे है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज या डीलोकलाइज, दैट मीन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या नहीं है ये। sp2 सही है। नहीं, कुछ लोगों से आयुष का आ रहे हैं, तो sp2 डीलोकलाइज नहीं है वो। ये क्या रहा था यहाँ पे, उसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, लोकलाइज लोन पेयर। यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, बट एक्चुअल में जैसे इसको अगर यहाँ पे लाओगे, इस केस में मैंने बताया था डिटेल में, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड पहले से है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और बन जाएगा जब रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड अगर फिर से बन गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और sp हो जाए तो फिर लीनियर हो जाएगा, और लीनियर होगा दैट मीन्स 6 मेंबर से वो 5 मेंबर रिंग में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो रिंग में कंटिन्यूस डबल बॉन्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है, रिंग में कभी भी कंटिन्यूस डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो सकता है, जिसके चलते यहाँ का जो लोन पेयर है वो क्या बोलते हैं, वो लोकलाइज्ड है। ये तीनों पाई बॉन्ड ही आपस में कंजुगेशन में रहता है, ये इधर आता है, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि ये sp2 ये भी है, हर एक कार्बन और नाइट्रोजन एटम जो रिंग का है वो क्या है, sp2 प्लेनर है, साइक्लिक है। अब इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, तो क्या है 6 है, तीनों पाई बॉन्ड ही आपस में डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये क्या होता है लोकलाइज्ड। तो 4n+2 = 6, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 6, 3 पाई बॉन्ड का, n का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 1, दैट मीन्स ये भी एक एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो है ये याद रख, ये तो याद होगा, बट साथ में ये भी याद रखना कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कैसा होता है इसमें, लोकलाइज्ड। नेक्स्ट है इसमें कुछ डाउट हो तो वो पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ डाउट हो तो अनम्यूट करो और वहां पे फिर पूछ सकते हो जो भी डाउट हो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसी टाइप का, वो भी है, यहाँ पर ही ले लेता हूँ उसको भी। इस टाइप का कोई एग्जांपल आ रहा हो n और यहाँ पे क्या आ रहा हो h। अब इसमें सोचना था यहाँ पे कि इस कंपाउंड का नेम क्या है यहाँ पे, इस कंपाउंड का नेम सही है, ये क्या रहा था, पायरोल। Pyrrole. इसका नेम क्या है, पायरोल। आवाज तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को, या ब्रेक हो रहा है कुछ, बताओ, कुछ लोग बताओ, इसमें आवाज प्रॉपर तो आ रहा है अभी। चलो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। तो ये क्या रहा था यहाँ पे, पायरोल। अब इसमें चेक करना कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या रहता है, वो Proper. प्रॉपर है। चलो ठीक है, अपनी एक लोगों का प्रॉब्लम है तो उसका खुद का नेटवर्क इशू होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये पायरोल आ रहा है, ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, इसको चेक करके बताना है यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
यहाँ पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास अंडरस्टूड है, बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, आउट ऑफ 5 बैलेंस। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। एक मिनट, एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ पे, फिर तो ये पूरा ही। चलो कंडीशन पता है यहाँ पे हम लोगों को, बाकी वो रिकॉर्डिंग में अगर मैं डाल दूंगा ग्रुप ये यूट्यूब पे, तो वहाँ पे देख पाओगे फिर। अब यहाँ पे क्या रहा था, मैं जो एग्जांपल अभी एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे पायरोल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है कि सर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो sp3 है, बट एक्चुअल में वो क्या रहा था, sp2 ही रहा था, मैंने क्लास में बताया था। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये तो डीलोकलाइज है, और जो लोन पेयर डीलोकलाइज है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं स्टेरिक नंबर में, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 ही है, बाकी तो sp2 है ही। यहाँ पे जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रहा है, 6, तो रिंग भी है, प्लेनर भी है, क्योंकि सब sp2 है। कंडीशन आ गया, हकल्स रूल को देखना था, एरोमेटिक होने के लिए हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या रहा था, 6। n का वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे 1, दैट मीन्स ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। सही है ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इसमें तो कुछ चेक ही नहीं करना है कि sp3 आ गया, और जैसे एक भी एटम रिंग का sp3 आ गया वो फिर क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, यहाँ पे क्लास में पढ़े भी हो गए, B3N3H6, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, B3N3H6, इसको हम लोग बोलते हैं बोराजीन या फिर बोराजोल, बोराजीन या फिर बोराजोल। और ये क्या, वो ज्यादा फेमस नेम क्या होता है इसका, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन तो पता ही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन आ रहा है यहाँ पे, देखोगे थोड़ा सा अगर बॉन्डिंग में पढ़ाए होंगे, रिवाइज किए होंगे, तो वहां पे होगा ही। या फिर इसका जो स्ट्रक्चर आता है इस टाइप का कुछ रहता है, BN, B और N, 3 बोरन 3 नाइट्रोजन, और हर एक पे एक एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखना था कि यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, सोच के बताओ। यहाँ पर भी यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोच के बताओ। यहाँ पे sp3 या sp2? नहीं, sp3 या कुछ लोगों के sp2, कुछ लोगों के sp3। अब यहाँ पर भी देखना था कि इसका एक्चुअल में क्या रहता है, यहाँ पे sp2 ही रहता है। रीजन क्या होगा, तो रीजन भी देखना था। यहाँ का जो लोन पेयर है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास लोन पेयर है, यहाँ का जो लोन पेयर है वो भी अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इस बोरॉन को डूट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग। ऐसा कुछ पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी डीलोकलाइज हम लोग बोल पाएंगे, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इस बोरॉन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। और जब यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का, ये भी इस बोरॉन के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बोरॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ये भी डीलोकलाइज बोल सकते हैं यहाँ पर। जब ये डीलोकलाइज हो गया तो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड ही है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, sp2, और बोरॉन तो sp2 रहेगा ही, क्योंकि ये बनता भी है। तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे जैसे आता है ये नाइट्रोजन। ये बेसिकली एक क्वेश्चन रहता है इनऑर्गेनिक में भी, तो उसको भी याद रखना था यहाँ पे N। अब यहाँ पे एक ये बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। नाइट्रोजन अपना एक लोन पे इधर डोनेट करा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज,
और एक एक H तो है ही हर जगह। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हर जगह, बोरॉन पे नेगेटिव। यहाँ पर भी डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बन जाता है, 3 पाई बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। तो 4 और हर एक एटम का डायरेक्शन sp2, तो 4n+2 इक्वल टू डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या था यहाँ पे 6 यहाँ पर भी आ पाता है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। दैट मीन्स जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है B3N3H6, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसका रीजन क्या है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग का रीजन बताना है इस केस में। चलो बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो रहे हैं 2, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, बाकी खुद से देखोगे। एक कंपाउंड एक ये था यहाँ पे, इस टाइप से प्रॉपर। ये क्या रहा बेसिकली, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आ रहा है यहाँ पे है। अब ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है बेसिकली, 8 कार्बन है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहा है। ये कैसा कंपाउंड था सोच के बताओ यहाँ पे। और एक और कंपाउंड में नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे इसको याद रखना था क्यों नॉन एरोमेटिक था, इसका रीजन क्या था। रीजन जो था यहाँ पे, एक्चुअल में जो ये एग्जिस्ट करता है वो किस टब फॉर्म में, सही है बिल्कुल। ये क्या होता है, टब से फॉर्म में। इसको अगर याद नहीं रखो तो एग्जाम में अगर आ जाएगा ये फिर क्वेश्चन गलत करके आओगे, तो इसको याद रखना रहेगा तुम्हें। एक्चुअल में ये टब से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। और टब जो होता है वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। जो बाथ टब होता है वो क्या रहेगा, नॉन प्लेनर। और जो नॉन प्लेनर आ गया दैट मीन्स ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। फिर कुछ चेक ही नहीं करना है। तो ड्यू टू टब से स्ट्रक्चर ये नॉन प्लेनर है और दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और इसी के साथ मैंने एक और बताया था यहाँ पे, इस टाइप से। ये कैसा रहता है, प्लेनर या नॉन प्लेनर। ये भी जो है यहाँ पे नॉन प्लेनर रहता है, इसका रीजन अलग है यहाँ पे। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे H और यहाँ पे जो एक H है बहुत नजदीक होता है यहाँ पे, इसके बीच में रिपल्सन होता Paired repulsion. है। सही है। और यहाँ पे जो रिपल्सन होता है इसके बीच में, यहाँ पे ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन। ड्यू टू रिपल्सन ये भी क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन हो गया। और आउट ऑफ प्लेन हो गया देखते सो क्या हो गया, नॉन प्लेनर। और जैसे ये नॉन प्लेनर हो गया दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। ये भी क्या हो जाना यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी अगर एरोमेटिक का भी क्वेश्चन आता है उसको भी सोच सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग GOC1 का पार्ट था वो हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, GOC1 वाला जो भी पार्ट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो लोग पहले क्वेश्चन नहीं लगाए हो गए वो लोग भी लगाओगे। और यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले जो डाउट है तुम लोगों का, या देखो हम लोग कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 3 है वो सब लोग तो सॉल्व कर लिए होगे आई होप। पिछले क्लास का 2 दिन का पहले का होमवर्क है ये। एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है सोच के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम लोग अभी 1-2 लेक्चर अभी रिवाइज ही कर लेते हैं, एक लेक्चर और कम से कम, और उसके बाद ही हम लोग डाउट ले पाएंगे एक्सरसाइज 1, 2, 3 का। इसको तुम लोग सॉल्व करते रहो। अभी कुछ लोगों का, चलो अभी यहीं पे सेशन जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं GOC1 का। फिर GOC2 का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिवीजन। और रिवीजन में मेरा फोकस रहेगा कि क्वेश्चन जो रहेगा, जैसा कि सर रात में बता रहे थे कि रिवीजन जो होता है क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। कुछ थ्योरी भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, जिससे कि थ्योरी भी क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाए।
चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कुछ लोगों का एक डाउट था, लेक्चर नोट से ही उसने फोटो क्लिक करके मुझे भेजा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जिनका भी डाउट है, यहाँ पे डाउट था, ये दिशा दिशा का डाउट था, तो देख लोगे प्लस आई माइनस आई कैसे डिसाइड करते हैं। जिनको अगर दिक्कत है तो देख सकते हो, बाकी ये लेक्चर फिनिश हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में वो रिविजन लेक्चर देखेंगे। तो तुम लोगों का भी और किन्हीं का डाउट आता तो इसी तरह लेक्चर शुरू होने से पहले फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जैसे सेंड करता तो लेक्चर क्लास में मैं वो डाउट ले लूंगा सबका। तो देखते हैं यहाँ पे फिर हम लोग, इसमें डाउट ये था कि सर प्लस आई माइनस आई में दिक्कत हो रहा है इस केस में। यहाँ पे सोचने का तरीका ये था, चलो मैं इसमें से 3-4 एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि एक था यहाँ पे CF3, ये पता कहे चले कि प्लस आई या माइनस आई है। तो CF3 में क्या होता है, कार्बन के साथ साथ 3 हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है यहाँ पे। और जब 3 हाइयर इलेक्ट्रो एटम अटैच है, यहाँ पे जो ओवरऑल होता है यहाँ पे, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ही टेंडेंसी रहता है कार्बन चेन से। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ओवरऑल ये कार्बन पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगता है कार्बन चेन से। दैट मीन्स ये क्या रहता है यहाँ पे, माइनस आई नेचर का रहेगा ग्रुप। और कुछ एग्जाम्पल था, जैसे कि एक COCl है, इसमें कैसे सोचेंगे, तो COCl है और ये भी CH3CH2 आ रहा है यहाँ, कोई भी कार्बन चेन हो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वो क्या रहता है 2.75, और 2.75 आ रहा है, दैट मीन्स sp3 कार्बन से ज्यादा है। कंडीशन क्या था माइनस आई शो करने का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू sp3 कार्बन से अगर ज्यादा है तो पूरा ग्रुप फिर क्या रहेगा, माइनस आई। और sp3 कार्बन का मैंने इलेक्ट्रॉन वैल्यू पिछले लेक्चर में लिखा था 2.5, इससे ज्यादा ये बिकॉज ऑफ sp2 कार्बन है ये, और इससे ज्यादा दैट मीन्स ये भी माइनस आई शो करेगा यहाँ पे। इस टाइप से याद रखना था यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज वाला एक क्वेश्चन हो, यहाँ पे इस पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज हो। अब इसमें सोचना कि ये प्लस आई या माइनस आई। और इसको कैसे सोचेंगे, इस फ्री बॉन्ड का मतलब क्या है, वो किसी कार्बन चेन से अटैच है, ये NH लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। अब ये किस नेचर का होगा, प्लस आई या माइनस आई। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है पहले से, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी सॉफ्ट स्टेट पूरा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट ना करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ही टेंडेंसी होता है इसका यहाँ पे। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे है, ये किस नेचर का हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आई नेचर का। सोचने का तरीका क्या है कि जिस भी एटम पे नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, वो हम नेगेटिव चार्ज वाला जो ग्रुप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, प्लस आई शो करेगा वहां पे। क्यों प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका डोनेट करने का ही टेंडेंसी होता है, और डोनेट करने का टेंडेंसी है, दैट मीन्स ये प्लस आई। और एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है ग्रुप इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन से, वो माइनस आई। इस तरीके से हम लोग सोच पाएंगे यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है। तो इसमें 5-6 एग्जाम्पल, इसमें मैंने 3-4 एग्जाम्पल जो भी है वहां पे बताया यहाँ पे है, बाकी खुद से ट्राई करोगे। पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन पे आ रहा है, किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ही इसका टेंडेंसी रहेगा यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, दैट मीन्स ये किस नेचर का हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई। एक एक्सेप्शन था, लास्ट एग्जाम्पल देख लोगे यहाँ पे, MgCl पॉजिटिव चार्ज आ रहा था यहाँ पे। ये मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे है, तो जनरली क्या करता है, माइनस आई, और ये प्लस आई अगर नेगेटिव चार्ज है। बट किसी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे है, प्लस आई शो कर सकता है, क्योंकि Mg पे प्लस चार्ज है, दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर गया है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया इसका यहाँ पे, अब यही इलेक्ट्रॉन वैसे ये क्या चाहेगा, एक्सेप्ट भी करना चाहेगा, बट ज्यादा स्टेबल कब होता है,
जब इसका एक इलेक्ट्रॉन और बाहर चला जाए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ पे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टेन कर लेंगे। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका डोनेट करने का ही टेंडेंसी होता है यहाँ पे, और डोनेट करने का ही टेंडेंसी होता है, दैट मीन्स ये क्या होता है, प्लस आई। Mg पे पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करके ज्यादा स्टेबल होने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है, और 10 इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने का इसका टेंडेंसी होगा यहाँ पे, दैट मीन्स डोनेट करने का टेंडेंसी, दैट मीन्स प्लस आई। आई होप ये चीजें क्लियर हो गया, और कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस आई आप सोच सकते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ फिर यहाँ पे इसको। इसी तरह जिनका जो भी डाउट हो लेक्चर नोट्स का, तो फोटो क्लिक करके सेंड करोगे तो मैं उसको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे।